हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 11th हिस्ट्री के थीम 9 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह चैप्टर उस पीरियड को बताता है जिसने पूरे आज के मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट किया है। आज की दुनिया जो हमको हाईली अर्बनाइज्ड, हाईली डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा जो फास्ट दिखती है, उसकी शुरुआत इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू होती है। अब सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है और यह कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुआ है। पहले ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। तो बेसिकली नॉर्मली इसके पहले तक हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सारे जो रेवोल्यूशन ऐसे रेवोल्यूशन थे जिसमें कोई बड़े पैमाने पे युद्ध हुआ हो, सिविल वार था, जैसे 1857 का रिवोल्ट था, जबकि बड़े पैमाने पर भारत से अंग्रेज़ों को बाहर भगाने की कोशिश हुई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? तो बेसिकली दो टर्म आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आप जानते हो, ढेर सारी फैक्ट्रियाँ, मास लेवल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री से कनेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम चीज़ों को कब कहते हैं? रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज होना। ठीक है, एक चेंज होता है जो स्लोली होता है, कि मतलब उसमें 100, 125, 200 साल लगे, धीरे धीरे जो चेंजेज होते हैं उनको वो नॉर्मली चेंज होते हैं। लेकिन जब भी हम रेवोल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ही रैपिड चेंज करना। ठीक है, दुनिया भर में जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस बदल रहा था वो हर जगह था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन का एक खास पीरियड को कहा जाता है, स्पेशली 1780 से लेकर के ये 1850s तक का। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्री थी ब्रिटेन। क्यों कहा गया? वजह क्या था कि इस मात्र 70 साल के पीरियड में इसने ब्रिटेन को इतना ज़बरदस्त तरीके से चेंज करके रखा था। ब्रिटेन यूरोप का कोई बहुत डेवलप्ड या बहुत पावरफुल कंट्री नहीं था, बट ये 70 ईयर्स का जो छोटा सा पीरियड था, इस पीरियड में ब्रिटेन ने इतनी तेज़ी से डेवलप किया कि अगले लगभग 150 साल तक ये पूरी दुनिया पे राज करते रहे, जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो गया और अमेरिका की सुप्रीमेसी शुरू नहीं हो गई। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करेंगे वो क्या फैक्टर थे जिसके कारण ब्रिटेन को इतनी सुप्रीमेसी मिली, ब्रिटेन ने दुनिया को लीड किया और ब्रिटेन के पीछे पीछे सारी दुनिया इंडस्ट्रियलाइज होती गई। और आज हम भारत को भी उस लेवल पे उतने फास्ट पैमाने पर हम भारत को डेवलप करने की जो बात करते हैं, उसके पीछे भी हम इंडिया में उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने की ही बात करते हैं। चाइना की जो ग्रोथ आती है उसमें भी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि आज के दौर में इंडिया की जो ग्रोथ है वो आईटी फील्ड से ज़्यादा आती है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आती है, बट फिर भी कुछ ना कुछ बेस वहाँ से आता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है और ब्रिटेन में क्यों हुआ, एडिशनली कौन कौन से फील्ड थे जिसमें ब्रिटेन ने इसको लीड किया था। ठीक है, कुछ एक नंबर वाले क्वेश्चन पहले टच कर लेते हैं। आप फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, कब है? तो 1780 से 1850, कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, बाद में फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, अमेरिका में आता है और इसने पूरी सोसाइटी और स्ट्रक्चर का चेंज करके आया। यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। सेकंड वन कब शुरू हुआ? तो 1850s की बात शुरू हुआ, जबकि केमिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे ज़्यादा फैलने लगा। फर्स्ट वाले में क्या क्या ग्रोथ थी? तो फर्स्ट वाले में जो मेन था कोल एंड आयरन, ठीक है, आयरन था, रेलवे था, ठीक, और स्टील था और एडिशनली कॉटन था। ठीक है, ये सब आगे हम देखेंगे। सेकंड फेज़ में क्या किस चीज़ पे फोकस किया? तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे ऐसे कई फेजेस रहे हैं। आज का दौर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का। इतनी तेज़ी से, और अब तो खैर कंप्यूटर रेवोल्यूशन 2000 के आसपास कहा जाता है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन की बात कही जा रही है, ये 2020 के आसपास। खैर उतना लेटेस्ट तो हमको हिस्ट्री में नहीं जाना है, बट आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज़ था वो ब्रिटेन में, वो स्पेशली मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इसके पहले का जो प्रोडक्शन था बेसिकली वो वर्किंग मतलब ह्यूमन लेबर पर बेस्ड था, ह्यूमन लेबर या फिर एनिमल लेबर पर बेस्ड था। जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसमें क्या था, ढेर सारे वर्कर्स को लगा दो,
वो जो है हाथ से एक एक करके धागा बना रहे हैं, ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से जो है मेटल्स निकाल रहे हैं, हाथ से पीट पीट करके जो है टूल्स बनाए जा रहे हैं, हाथ से धागा बनाया जा रहा है। तो जो पुराना जो प्रोसेस था प्रोडक्शन का, वो बेसिकली मैनुअल लेबर पर डिपेंड था, ठीक है, मैनुअल लेबर या एनिमल लेबर। अब 1870s के बाद से अचानक से मशीनों के पीछे एक पागलपन सा आया कि हमें जो है बड़े पैमाने पर मशीनों का यूज़ करना है, ताकि कम से कम जो है एफर्ट में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस गिर जाए और हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर छा जाएं। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट धीरे धीरे चल करके जब आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। किन किन चीज़ों पर फोकस रहा? तो बेसिकली कॉटन, आयरन, स्टीम, ठीक है, कॉटन आयरन ये प्रोडक्शन फील्ड के लिए, और स्टीम एज एन एनर्जी सोर्सेज। पिक्चर थोड़ी सी जो है क्लियर नहीं हो रही होगी, तो टॉप पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, तो शायद जो है पिक्चर और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये 3-4 फील्ड थे जिस पे जो है ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा काम हुआ। एडिशनली ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जिसके दम पर जो है इंडस्ट्रीज़ ग्रो की और बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। और यही वजह थी कि वो दुनिया भर में इतनी सारी कॉलोनी बना पाए और दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग जो है वहाँ पर उस दौर में डेवलप हुए, ठीक है। और एडिशनली साइंस और इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये शब्द कहाँ से आता है? तो बेसिकली एक थिंकर थे, 2 थिंकर थे, जॉर्ज मिशेलेट फ्रांस में और फ्रेडरिक एंगल्स जर्मनी में। याद रखिए ये वही फ्रेडरिक एंगल्स हैं जो कि कार्ल मार्क्स के जो है बेस्ट फ्रेंड थे, और कार्ल मार्क्स के साथ सारी किताबें इन्होंने ही लिखी हुई है, जिसके बेस पर आपने रशियन रेवोल्यूशन क्लास 9 में आप पढ़ा हुआ है। एक अलग नाम मिल रहा है, जॉर्ज मिशेलेट फ्रांस के, फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने ये वो लोग थे जो कि फर्स्ट टाइम जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड जो है यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसको पॉपुलर किसने बनाया? एक खासकर इंग्लिश वर्ल्ड में तो एक बहुत बड़े थिंकर थे, अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, अर्नोल्ड टॉयनबी। इन्होंने जो है इस पर बहुत सारे लेक्चर दिए, जो है आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, और अपने लेक्चर्स में उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया कि 1760 से 1820 तक जो है ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे थे। किंग थे जॉर्ज थर्ड, उस टाइम जो है लगातार चेंजेज आ रहे थे, जिसमें इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, और यहीं से सीरियसली इस चीज़ पर स्टडी होना शुरू हुआ, ठीक है। उनके जो लेक्चर्स हैं वो उनकी डेथ के बाद 1884 में उनकी डेथ होती है, उनकी डेथ के बाद 1884 में पब्लिश होते हैं, और बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये उनकी बुक का नाम है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। याद रखिए उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी, वो अलग अलग जगहों पे स्पीच दे रहे थे, अलग अलग नोट्स बना के रखा था, उन्हीं चीज़ों को एक बुक का जो है शेप दे दिया गया और फाइनली बुक को पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अब राइटर कौन रहे? अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, इन्होंने ही पॉपुलर बनाया था। बुक का नाम क्या है? लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इतना भी याद रख लेंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाद में एक और हिस्टोरियन थे, टी.एस. एस्टन, पॉल मॉन्टॉक्स, मंतुआ से पढ़ते हैं, और एरिक हॉब्सहॉम। ये लोग जो है टॉयनबी से एग्री किए, और इन्होंने और डिटेल में चीज़ों को स्टडी किया और देखा कि कॉटन, आयरन और कोल माइनिंग ये 3 फील्ड थे जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ। एडिशनली रोड्स, कैनाल और रेलवे, इन पर जो है काफ़ी सारा काम हुआ था। तो इन सब चीज़ों से जो है इस पूरे चैप्टर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट जगा, और फिर जो है बड़े पैमाने पे स्टडी हुआ। यही एस्टन साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो पीरियड था जब पूरा इंग्लैंड जो है गैजेट्स के वेव में बह गया। खैर, अगर उस ज़माने में अगर हम ये कहें कि गैजेट्स के वे में बह गया था, तो आज की दुनिया को देख के पता नहीं क्या कहते, जब हर किसी के पास इस हद तक जो है मशीनें जो है भरी पड़ी हुई हैं। खैर, उस दौर के हिसाब से वो बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि अचानक से एक ग्रामीण सोसाइटी बहुत तेज़ी से शहरी अर्बनाइज्ड होने लगती है, अचानक से हर जगह फैक्ट्रीज़ की बाढ़ आने लगती है, अचानक से प्रोडक्शन 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ने लगता है। तो कुछ तो बात थी। अब सबसे पहला सवाल आता है कि साहब ब्रिटेन ही क्यों? दुनिया भर में इतने सारे कंट्रीज़ थे, इवन कि जो फ्रांस था वो ब्रिटेन से बेहतर कंडीशन में था, ज़्यादा रिच था। इटली के बारे में आपने पढ़ा था कि इटली का जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा था, बट ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ? जबकि आपने पिछले जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ब्रिटेन का तो कहीं नामो निशान नहीं आता उस तरह से।
कि ब्रिटेन कोई बहुत पॉपुलर एरिया रहा हो, बहुत जो है पावरफुल एरिया रहा हो, ऐसा कुछ था नहीं। बट ऐसा क्या था ब्रिटेन में जिसने ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ को इतनी तेज़ी से डेवलप किया? आइए उन फैक्टर्स पे आते हैं। पहली चीज़ ये थी कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। 17th सेंचुरी से ही इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये सारे के सारे एक राजा के अंडर रहे थे। एक और चीज़ थी कि जो पहले ब्रिटेन को देख ही लेते हैं मैप में, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होगी, ठीक है। ये हमारा जो है वर्ल्ड का मैप हो गया। ये छोटा सा कंट्री जो है ये हमारा ब्रिटेन का एरिया होता है। ये मत टिक कर देना, कन्फ्यूज में जो है ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, सॉरी, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो है छोटी सी कंट्री है, सॉरी पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो है ब्रिटेन का ये इलाका, ठीक है, जस्ट फ्रांस के ऊपर। तो ब्रिटेन को आप देखोगे तो ये जो है यूरोप से अलग है, बाकी यूरोप कनेक्टेड है, ब्रिटेन एक आइलैंड में है। तो आइलैंड होने से क्या था कि बाकी जगहों पे जो भी प्रॉब्लम होती थी ब्रिटेन इतनी तेज़ी से अफेक्ट नहीं होता था, ठीक है। जैसे जब सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, जैसे आपने जो है 9th में एक सेंटेंस पढ़ा था, व्हेन फ्रांस नीड्स द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। बट ब्रिटेन में वो असर नहीं आता था क्योंकि ब्रिटेन डायरेक्टली जो है यूरोप के मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं था। तो इसके कारण क्या था कि ब्रिटेन में डिस्टर्बेंस कम थी और ब्रिटेन जो है बहुत अच्छे से जो है अपना ग्रो करता रहा और इसको प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो पहली चीज़ कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इसलिए इजीली वो ग्रो कर पाया। बाकी जगहों पे फ्रांस में आपको 1789 का रेवोल्यूशन देखा, फिर फ्रांस के राजाओं ने बाकी यूरोप को हिला के रख दिया, फिर उनको बैलेंस करने के लिए जर्मनी में अलग गड़बड़ चल रही है, बाकी सारे कंट्री में गड़बड़ चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ ये टेंशन नहीं थी, वो मज़े से अपना डेवलप कर रहा था। एडिशनली ब्रिटेन में क्या था, जब एक साम्राज्य था तो एक कॉमन लॉ था, पूरे ब्रिटेन में एक जैसा रूल इम्प्लीमेंट होता था, एक कॉमन करेंसी थी, ठीक है। और जो छोटे छोटे जो जमींदार लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाते थे। जैसे आपने जो है फ्रांस के बारे में पढ़ा था कि उनके यहाँ क्या ढेर सारे जो है सामंत लोग थे, जो लॉर्ड्स थे, और वो हर जगह पर जो उनको ढेर सारे टैक्सेस चाहिए होते थे और बिज़नेस को वो परेशान करते रहते थे। ब्रिटेन में ये टेंशन नहीं था, वहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट जो है यूनाइटेड था। इसके कारण क्या था कि यूके के एक कोने से दूसरी जगह माल जा रहा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मज़े से ट्रेड हो सकता था। कॉमन करेंसी थी, वहाँ पे जो है लॉर्ड्स को अपनी करेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि बिज़नेस करने में ईजी हो गया। मान लो हर इलाके की अलग अलग करेंसी, जैसे इंडिया से पाकिस्तान में आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की करेंसी यहाँ नहीं चलेगी, तो बिज़नेस में मुश्किल होगा। बट जैसे यूरोप में आप देखोगे तो पूरे यूरोप में जो है एक करेंसी चलती है, यूरो। अब आप सिंगल करेंसी ले करके पूरे यूरोप में कहीं घूमो, कहीं जो है आप जो है ट्रेडिंग करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एशिया में जाना, आप चाइना में जाओगे तो चाइनीज करेंसी चाहिए, थाईलैंड में गए तो थाईलैंड की करेंसी चाहिए, वियतनाम में गए वहाँ की करेंसी चाहिए, श्रीलंका गए श्रीलंका की करेंसी चाहिए। लेकिन यूरोप में टेंशन नहीं है, एक यूरो लिया, आप ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, कहीं स्विट्जरलैंड में हो, एक करेंसी जो है हर जगह चलने लगती है। तो इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है। ट्रेड बढ़ता है तो लोगों के पास इनकम आती है, ठीक है, और रीज़न देखने करते हैं। वहाँ पे क्या था, जो मनी जो है बहुत ब्रॉड पैमाने पे यूज़ होता। अब ये मनी क्यों ज़रूरी है, देखो जहाँ पर जो है ऐसे समझो, जैसे जो है आपने जियो का नाम सुना होगा, ठीक है, मुकेश अंबानी का ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था, 800 अरब रुपए उसने झोंके थे एक झटके में, ठीक है। जो ब्रिटेन का बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा था, उसका फ़ायदा मैं बस बता रहा हूँ। तो मुकेश, हमें शायद जो है इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन मुकेश अंबानी को पता था कि हम जियो के दम पर हम कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। उस दौर में 7-8 कंपनियां ऑलरेडी जो है मोबाइल फील्ड में काम कर रही थी, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, और ज़बरदस्त जो है वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो है इतना कंपटीशन था कि जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकल नहीं पा रहा था। फाइनली इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा पंप किया और फाइनली एक पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, और सारी के सारी कंपनियां गायब हो गई। आज मुश्किल से 2-3 जो है मोबाइल कंपनियां आज सर्वाइव कर रही हैं। तो सवाल यह है, मुकेश अंबानी की जेब में तो पैसा था नहीं, लेकिन मार्केट में पैसा था। उन्होंने बैंक से बहुत हैवी लोन उठाया, क्योंकि उनको पता था कि जो है हम ऐसा कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम में बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, कि ईजिली आपको पैसा मिल पाए। ब्रिटेन में ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की सोसाइटी में मनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो इसके कारण क्या था, बिजनेसमैनों को बहुत ज़्यादा लोन मिल पाया,
ठीक है। और उस दौर में क्या था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मशीनें भी नहीं थी। तो ऐसे केस में जो बिजनेसमैन लोग थे वो बड़े मशीनों पर जो है पैसा झोंक पाए कि उन पर रिसर्च करके उनसे काम कराया जा सके। ठीक ठीक है। इसी कारण जो है जब पैसा मार्केट में ज़्यादा था तो इजीली लोगों को जो है पैसा जो है सैलरी जो है वो कैश में दी जा सकती थी। जब कैश में दी जा सकती थी तो लोग मज़े से अपना जो भी प्रोडक्शन है वो कहीं बेचें, किसी भाव बेचें, जहाँ ज़्यादा भाव मिलेगा वहाँ जाके बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम इन्वेस्ट बेहतर कर पाएंगे, तो इन्वेस्ट बेहतर करेंगे तो हम और बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से ब्रिटेन की जो मनी इकनॉमी है उसने जो है काफ़ी कुछ हेल्प किया। अब ये चीज़ें और आगे मिलेगी। इसके बाद इंग्लैंड में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में क्या था, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने छोटे छोटे जो किसान थे उनसे उनकी सारी ज़मीनें खरीदनी शुरू की। ठीक है, फोर्सफुली, और दूसरी तरीके से सारी ज़मीनें खरीद ली। इससे दो फ़ायदे हुए। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास ज़मीनें बड़ी हो गई तो मास लेवल पे प्रोडक्शन किया और उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास जो है जो मनी है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, दूसरी ओर जो छोटे पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई और ये वर्कर जो है ये शहर की ओर आ गए ताकि एज ए स्लेव काम कर पाएँ, एज ए वर्कर काम कर पाएँ। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास पैसा बढ़ गया, इस पैसे से उन्होंने फैक्ट्रियां सेटअप की और जो लैंडलेस वर्कर्स थे वो शहरों में आ गए ताकि उनको कोई जॉब मिल जाए और सस्ता लेबर मिल गया। तो इस तरह से भी जो है इनको एक फ़ायदा हुआ। अब आते हैं टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस पे। ठीक है, 18th सेंचुरी तक आते आते जो पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक, लेकिन उसमें ब्रिटेन की पॉपुलेशन सबसे तेज़ी से बढ़ी। कहा कि इस पूरे 1750 से 1800 तक 19 यूरोपियन सिटीज़ की पॉपुलेशन डबल हुई, जिसमें 11 अकेले ब्रिटेन में था। ठीक है, सोचो 19 शहर की पॉपुलेशन जो है मात्र 50 साल में डबल हो गई, जिसमें 11 अकेले जो है ब्रिटेन में थे। और जो सबसे बड़ा लंदन शहर था जो कि सेंट्रल कंट्री का सबसे बड़ा मार्केट था। ठीक है, एक और चीज़ था, लंदन जो है एक तरह का एक इंटरनेशनल सिटी बन रहा था। ठीक, इसके पहले जो है इटालियन शहर इंपॉर्टेंट थे, अब जो है लंदन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है हम उस पर भी जाएंगे। एक था क्या कि इन लोगों ने स्लेव ट्रेडिंग शुरू की थी। ठीक है, ये स्लेव ट्रेडिंग की क्या कहानी थी, इनके हाथ में जो है ब्रिटेन, इंडिया और ये सब कब्जे में आ चुके थे। तो ये लोग करते क्या थे, अफ्रीका से जो है स्लेव्स खरीदते थे, उसको उठा करके इंग्लैंड लाते थे और फिर उठा के वेस्ट इंडीज़ भेज देते थे। इस तरह से एक ट्रायंगुलर ट्रेड बनता था। एक बार फिर से जो है इसको देख लेते हैं मैप पे तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होगी। ठीक है, उनको जो है यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के इलाके में कॉलोनी बननी शुरू हुई है। इस काम में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था और जो है फ्रांस भी इन्वॉल्व था। तो ये लोग करते क्या थे। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ क्या है, तो वेस्ट इंडीज़ एक्चुअल में हम क्रिकेट में खूब नाम सुनते हैं, बट वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। ये दरअसल कैरेबियन कंट्रीज़ का एक समूह है जो कि अमेरिका के पास है। ठीक है, तो ये लोग करते क्या थे, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन एक्चुअली फ्रांस भी था, तो ये लोग अफ्रीका आए, यहाँ से स्लेव खरीदा और ले जा कर के यहाँ बेच दिया। फिर पैसा लेके इंग्लैंड आए। ठीक है, यहाँ पर अपना काम धंधा बढ़ाया, फिर शिप लेकर के अफ्रीका आए, स्लेव्स खरीदा, यहाँ बेच दिया। फिर ऐसे जो है, तो ये जो ट्रेड ट्रायंगल था, अच्छा यहाँ से जो है वो बाकी सामान खरीदते थे अमेरिका से, उसको लेके ब्रिटेन में बेचते थे, फिर पैसा मिला, फिर जो है अफ्रीका आए, अफ्रीका स्लेव खरीदा, यहाँ बेचा, फिर यहाँ सामान लाए, यूरोप में बेचा। तो इस ट्रायंगल से ब्रिटेन को बहुत पैसा आ रहा था। एडिशनली आपको ये पता है कि ब्रिटेन के कब्जे में जो है इंडिया आ चुका है, अमेरिका आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है। तो इन सब जगहों से, खासकर इंडिया से जो है उनको बेपनाह पैसा मिला था। ठीक, और एक और चीज़ थी, मार्केट भी बहुत बड़ा मिल गया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अमेरिका में भी ठीक ठाक लोग थे ही, ऑस्ट्रेलिया भी इनके कब्जे में जो है लगभग आ ही रहा था। तो बहुत ज़्यादा संख्या आ गई। अब इनके पास मार्केट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है। क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया इंग्लैंड की साइज़ क्या है, ये जो है चिरकुट से, मतलब ऐसे चिरकुट तो नहीं कहना चाहिए किसी कंट्री को, इतनी सा देश है, एक डॉट बराबर, और उनके कब्जे में इलाका देखो कितने बड़े बड़े हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया, इतना बड़ा इलाका इनके कब्जे में। तो इनको दिख रहा था कि अगर जो है हमको किसी भी हाल में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर जो है प्रोडक्शन हम बढ़ा लेंगे तो इसके कारण जो है हमारा जो बिज़नेस है वो मल्टीपल टाइम बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये, इटली वाले इतना कुछ क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, आपको ये पता था कि इटली ज़्यादा डेवलप था, इटली के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा था, इटली जो है मतलब सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा था, पैसा भी था, तो इटली वाले क्यों नहीं कर पाए।
बट वजह क्या थी कि इटली वालों के दिमाग में था कि हमको सिर्फ बिजनेस करना है, पैसे कमाने, वो दूर का नहीं सोच रहे थे। इंग्लैंड वालों का सोच ये था कि अगर हम उस जगह पर ही कब्जा कर लें तो वहाँ पे हमारी मोनोपोली हो जाएगी, एक तरफा हमारा धंधा चलेगा और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इटली का क्या था, सामान खरीदा बेचा, उससे ज़्यादा वो दिमाग लगाने को रेडी नहीं थे। ब्रिटेन ने सोचा अगर उस जगह पे कब्जा हो जाएगा तो फिर हम पूरे मार्केट को अपने हिसाब से नचाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी सोच में डिफरेंस था, जिसके कारण भी जो है ब्रिटेन बहुत आगे चला गया। ठीक, तो एक तो इनके हाथ में पैसा आ गया, दूसरा इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया, इसके कारण खूब पैसा आ गया और इनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलना शुरू हुआ। इसी टाइम जो इंग्लैंड का इंटरनल मार्केट था वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, क्योंकि आपको ये पता है कि इंग्लैंड जो है पूरा का पूरा जो है कोस्टल एरिया है, मतलब आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड होने के कारण चारों ओर से जो है शिप जो है आराम से ट्रेड कर सकती है। पहाड़ी इलाका है तो इसके कारण नदियाँ बहुत हैं, तो नदियों के कारण भी जो है इंटरनल ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा था। फिर रेलवे का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके कारण भी सामान बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुआ। ठीक है, हालत ये थी कि 1724 तक आते आते 1160 माइल्स की जो है अंदर रिवर रूट थी, और अगर पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें तो 15 माइल के डिस्टेंस पे पूरा का पूरा कंट्री वो कवर कर सकते थे। ठीक है, मात्र 15 माइल के जो है डिस्टेंस पे वो पूरा कंट्री कवर कर सकते थे, और इससे जो है इनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो जो रिवर्स थे काफ़ी चौड़े कर दिए। ठीक है, उनको साफ़ करके उनकी गहराई बढ़ा दी, जिससे कि बड़े बड़े वसल्स जो है, बड़े बड़े शिप जो है वो रिवर के अंदर जाने लगे। और हालत ये थी कि कई बार जो है 1800 तक आते आते 1,00,000 सेलर्स तक जो है इनके कोस्ट पे काम कर रहे थे। यू कैन इमेजिन कि उस ज़माने में 1,00,000 सेलर जो है इनके कोस्ट पे काम कर रहे थे, तो इट मीन्स कि कितने बड़े पैमाने पे ये ट्रेड कर रहे थे। दूसरी चीज़ क्या था कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज़बरदस्त हो चुका था। बैंक ऑफ इंटरेस्ट इंग्लैंड इन्होंने बना के रखा था, जिसके और एडिशनली एक तो ये सेंट्रल बैंक था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में बना था। याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। और 1784 तक आते आते इनके पास 100 से ज़्यादा बैंक थे, और 10 साल के भीतर ही जो है ये नंबर 3 गुना हो गए। 1784 में इनके पास 100 बैंक हो चुके थे, और अगले मात्र 10 साल के भीतर जो है इनके बैंक जो है 3 गुना बढ़ गए। 1820 तक आते आते 600 बैंक हो गए, और जो है इसमें 100 बैंक तो अकेले लंदन में बैठे पड़े थे। तो इस तरह से इनके पास बड़ी अमाउंट में इजी पैसा अवेलेबल था, और इस पैसे से वो बड़े पैमाने पे जो है बिज़नेस ग्रो कर सकते थे। एडिशनली नए रिसर्च के लिए पैसा झोंक सकते थे। ठीक है, और सीधी सी बात है, जब रिसर्च में पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा। आज अमेरिका इतना ग्रो क्यों कर के रखा है? क्योंकि वो रिसर्च में बहुत पैसा झोंकते हैं। चाइना इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा झोंकते हैं रिसर्च पे। इंडिया क्यों पीछे? टैलेंट कमी नहीं है। आज देखोगे गूगल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट और जितनी दिग्गज कंपनियां हैं, कईयों के हेड इंडियंस हैं। जो आप गूगल का क्रोम चलाते हैं वो एक इंडियन बना के रखा हुआ है, सुंदर पिचाई, लेकिन उसने इंडिया के लिए नहीं बनाया। जो यूट्यूब आप जानते हो एक पाकिस्तानी ने डिज़ाइन किया था। पहला जो है मेल आईडी जो है हॉटमेल था, आज तो जीमेल यूज़ होता है, लेकिन हॉटमेल था, वो एक इंडियन सबीर भाटिया ने बनाया था। लेकिन ये सारा काम इंडिया के लिए नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसर्च पे इतना पैसा नहीं झोंक पाए लोग, और दूसरी पैसा था भी नहीं। अंग्रेज लोग इतना लूट के ले जा चुके थे कि इंडिया के पास इतना करने के लिए था भी नहीं। दूसरी ओर अमेरिका ने रिसर्च पे खूब पैसा झोंका, और नए नए लोग जो भी इन्वेंट करते थे सबको वो खरीदते चले गए बहुत तेज़ी से। इसके कारण जो अमेरिका इतना ज़्यादा ग्रो करता गया। ठीक है, तो यही बात थी उस दौर में कि ब्रिटेन के लोग जो है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा एक्सप्लॉयट करके आ रहा है, बाकी जगहों से जो है पैसा आ रहा है, तो उस पैसे से ये लोग नए रिसर्च जो है पैसा झोंक सकते थे, जिससे कि जो है इतनी तेज़ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ थी, अब एक तो रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और दूसरा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का बताया था कि सारे जब लैंड जो है लैंडलॉर्ड्स ने सीज़ कर लिए तो पुअर लोगों की संख्या बढ़ गई, वो लोग शहर में आ गए। ठीक है, तो शहर में आने के कारण चीप लेबर अवेलेबल हो गया, जो कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए रेडी था, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ठीक है, बैंक लोग इजीली लोन दे सकते थे, और इन सब चीज़ों का असर ये हुआ कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हुआ और नए नए रिसर्चेस शुरू हुए। क्या रीज़न थे? ठीक है, तो रिसर्चेज जो डेवलपमेंट हुए, अच्छा इसी टाइम ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, रेलवे डेवलप होता है। ठीक है, और जो है ऐसा कहा जाता है, ऐसे जो है एविडेंसेज आते हैं कि लगभग जो है पूरे 18th सेंचुरी में 26,000 इन्वेंशन हुए, जिसमें 1782 से 1800 मात्र जो है 18 साल के पीरियड में
जो है 50% रिसर्च मतलब 13,000 जो है इन्वेंशन मात्र 12 साल में हो गए। तो आप समझ सकते हो किस हद तक जो है उस दौर में साइंस को लेकर के लोगों के भीतर पागलपन आया था और वो कितना जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सीधी सी बात है, अचानक से आपको पता हो कि पहले क्या था, एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो इजीली बिक रहा है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। बट आप मान लीजिए आप जो है 100 आदमी के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो और डिमांड जो है 80 की है, तो आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आप आराम से ठीक है यार जितना प्रोडक्शन हो रहा है बिक रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट आप सोचो आपका प्रोडक्शन सिर्फ 100 आदमी का है, 100 आदमी के लिए, और अचानक से डिमांड आए कि 5 लाख जो है लोगों की डिमांड आ रही है, तो आप क्या करोगे? इमीडिएट आप चाहोगे किसी तरह से ये 100 का प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम जो इस 5 लाख की जो डिमांड आई है उसको हम कवर अप कर पाएँ। आपको बताया था कि इंग्लैंड एक बहुत छोटी कंट्री थी, उसके कंपेयर में उनके पास डिमांड कहाँ से आ रही है, तो अमेरिका से आ रही है, ठीक है, कनाडा से आ रही है, इंडिया से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, साउथ अफ्रीका से आ रही है। तो इतना बड़ा डिमांड आया तो उनको लगा कि जितना ज़्यादा हम इन्वेंट करेंगे, जितनी नई मशीनें बना पाएँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम थी तो मैनुअल लेबर तो बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए वो मशीनों पे इतना ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम सिर्फ 4 सेक्शन को पढ़ेंगे, आयरन, स्पाइनिंग एंड वीविंग, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री, स्टीम पावर और रेलवे, 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक बार फिर से उन सारे रीज़न को देखने की कोशिश करते हैं जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में आया। सॉरी, ये एक अलग पेज है, एक मिनट, कोल इंडस्ट्री, हाँ ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स थे? तो पहली चीज़, ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, दूसरा कॉमन लॉ था, सिंगल करेंसी थी, ओपन इंटरनल मार्केट था। अगर पॉइंट्स याद ना हो तो इसी अकेले पॉइंट को आप 3 पार्ट में तोड़ करके 3 पॉइंट ये भी बना सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, लैंडलॉर्ड्स थे, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। अब इसके यहाँ जो है वाइड यूज़ ऑफ मनी था और जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा था। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था जिसके कारण जो है लैंडलॉर्ड्स के पास सरप्लस पैसा आया और वर्कर्स फ्री हो गए, ठीक है, वर्कर्स के जो है काम धंधा ढूंढने शहर आ गए। नेक्स्ट, फिर जो है आप जो कॉलोनीज़ थे उनको एक्सप्लॉयट करके जो है खूब सारा पैसा आया जिसके कारण वो रिसर्च में पैसा झोंक पाए, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी और चीप था जिसके कारण भी जो है बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो किया। सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी कोई भी सिस्टम जो है उस तरह से काम नहीं कर सकता। लास्ट, साइंटिफिक एटमॉस्फेयर, इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर था साइंस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था, नए नए रिसर्च सेंटर्स बनाए थे, साइंटिस्ट को प्रमोट किया था, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। आप चाहें तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है आप इन पॉइंट्स को नोट कर पाएँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो पहली इंडस्ट्री थी कोल एंड आयरन, ठीक है, कोल एंड आयरन ये किसी भी इंडस्ट्री का बेस होता है। आप देखोगे कि कोई भी फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए लोहा चाहिए और लोहा बनाने के लिए जो है लोहे को गर्म करके पिघलाना पड़ेगा। तो हमको 2 चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली, तो आयरन ओर और कोयला। कोयला जिस पे जो है हम गर्म करेंगे और आयरन ओर जिससे कि हम स्टील कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जो है बेस बनता है। और इंग्लैंड के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। इंग्लैंड में जो है आयरन की माइंस जो है आयरन और कोल की माइंस बहुत ज़्यादा थी। एडिशनली दूसरी मिनरल्स थी, लेड, कॉपर, टीन, जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है। ये सारी चीज़ें जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी। तो ये इंग्लैंड को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि उनको जो है रॉ मटेरियल की कभी कमी पड़ी नहीं, ठीक है। पुराने दौर में जो मेटल बनाने का तरीका इनका ये था आयरन का, कि वो लोग करते क्या थे, और आज भी जो है मोर और लेस प्रोसेस वही है कि यूजेबल आयरन के लिए, कि ये लोग करते क्या थे, मेटल को आग जलाई, आग जंगल से लकड़ी लेकर के आए, उस लकड़ी से जो है लोहे को गर्म किया, गर्म करके पिघलाया और उसको पीट करके जो है अलग अलग शेप दे दिया। और हमेशा जो है वो बेसिकली चारकोल यूज़ कर रहे थे, जंगल की लकड़ी जला करके उसी से जो है वो मेटल को पिघलाते थे। लेकिन उसमें एक समस्या थी। पहली चीज़, जंगल से अगर आप एक लकड़ी लेके आ रहे हैं तो उसमें नमी होगी, दूसरा लकड़ी लेकर के ढोना आसान था, और दूसरा इससे जो आयरन बनती थी उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जो है दूसरी, चूँकि ज़मीन के अंदर से जो लोहा निकलता था उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती थी, ठीक है। सीधी सी बात है, ज़मीन के अंदर से आयरन निकाल रहे हैं तो उसमें मिट्टी होगी, दूसरे मेटल्स मिक्स हो सकते थे, तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, ठीक है।
यहाँ पर जो है एक पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आयरन की भट्टियाँ आपको दिख रही हैं। ये जो है आप एक बड़ी सी गाड़ी देख सकते हो जिसमें जो है कोयला जो है लेकर के आया जा रहा है। देख सकते हो कितने सारे जानवर जो है लगे हुए हैं सिर्फ कोयले का जो है लॉट लेकर के आने के लिए। तो इसके चक्कर में क्या था, पूरे जंगल को बहुत बड़े पैमाने पे काटा जा रहा था और ये कोयला जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का था नहीं। तो कुल मिलाकर के इन सब से जो है जो आयरन का प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा नहीं था। बट अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत फेमस फैमिली थी, डर्बी फैमिली। अच्छा, ये डर्बी फैमिली भी जो है श्रॉफशायर की जो है इनका घर था। अब इसमें 3 जनरेशन रही, इंपॉर्टेंट रही। वैसे तो बहुत सारे लोग रहे लेकिन 3 लोग इंपॉर्टेंट रहे और तीनों का नाम सेम है, अब्राहम डर्बी। ठीक, अब्राहम डर्बी दादा, अब्राहम डर्बी बाप और अब्राहम डर्बी बेटा। ठीक है, अब्राहम डर्बी 1, 2 और 3। 3 फेमस नाम आते हैं जिन्होंने आयरन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाया था। ठीक है, तो एक एक करके सबके उस पर आते हैं। पहले साहब थे अब्राहम डर्बी 1। ठीक है, 1709 में इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने कोक यूज़ करना शुरू किया। पहले क्या था, जो जंगल से लकड़ी आती थी उसका कोयला यूज़ होता था, तो इन्होंने जो है कोक यूज़ करना शुरू किया और जो है ब्लास्ट फर्नेस बनाया। इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या था, आप कोक में करते क्या थे कि जो कोयला होता है इस कोयले से सल्फ़र और दूसरी इम्प्योरिटीज़ हटा देते थे। ठीक है, ज़मीन के अंदर से जो कोयला निकल रहा था उसके अंदर से सल्फ़र और दूसरी जो है इम्प्योरिटी निकाल देते थे। इसके कारण क्या था कि कोयला शुद्ध हो जाता था और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और इसके कारण जो मेटल की क्वालिटी बनती थी, जो आयरन बनता था, वो और बेहतर हो जाता था। ठीक है, तो इनका इन्वेंशन क्या है, दैट इज़ ब्लास्ट फर्नेस। कौन है साहब, तो अब्राहम डर्बी 1। ठीक है, और इनके इन्वेंशन से क्या हुआ, तो बढ़िया क्वालिटी की आयरन बननी शुरू हुई, 1 थिंग। सेकंड थिंग, जो दूसरे डर्बी साहब थे अब्राहम डर्बी 2, इन्होंने जो है रॉट आयरन बनाना शुरू किया। ठीक, अब ये रॉट आयरन क्या है, जो इसके पहले जो आयरन था वो कच्चा आयरन था। ठीक है, पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन। ठीक, इन्होंने रॉट आयरन उस पर जो है बार बार जो आयरन को बार बार अगर पीटो, आप देखोगे लोहार के पास आप जाते हो तो वो जो है आयरन के टुकड़े पर बार बार पीटता रहता है, खूब पीटेगा खूब पीटेगा खूब पीटेगा। उससे क्या होता है, वो आयरन की मजबूती बढ़ जाती है क्योंकि उसके कारण जो है वो बार बार कोयले पर तपाता है, बाहर निकालता है, फिर पीटता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर की जो बॉन्डिंग होती है, जो मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, मेटल के अंदर जो भी उसके पार्टिकल्स एटम्स होते हैं वो ज़्यादा जो है स्ट्रांगली ज्वाइंट हो जाते हैं और आयरन और ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये जो है रॉट आयरन बनाने की जो टेक्निक थी ये अब्राहम डर्बी 2 ने स्टार्ट की। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट की। एक तीसरे साहब थे हेनरी कोर्ट, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया पुडिंग फर्नेस। ठीक, और जी इसमें क्या था, उन्होंने आयरन की जो पिघला हुआ आयरन था उसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकालना सीख लिया। कौन साहब थे, हेनरी कोर्ट। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपसे स्पेशली जब क्वेश्चन बनेगा कि आयरन एंड कोल इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या मेजर स्टेप्स थे, तो आपको बताना। इन्हीं हेनरी कोर्ट ने रोलिंग मिल का जो है डेवलपमेंट किया। इसमें क्या था कि जो आयरन था उसमें स्टीम पावर यूज़ करके उसको अलग अलग शेप दे सकते थे। ठीक है, उसको जो है रॉड बनाई जा सकती थी, अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती थी। तो ये जो है हेनरी कोर्ट ने यूज़ किया और इन्हीं की चीज़ों को लेकर के आगे चल करके एक और साहब थे जॉन विल्किंसन। ठीक है, अब जॉन विल्किंसन, इन्होंने जो है आयरन को मास लेवल पर डेली यूज में लेकर के आए। पहले क्या था, आयरन से सिर्फ टूल्स बनते थे, चक्कू बन गया, वेपन्स बन गए, ये सब चीज़ें बन गई। बट जॉन विल्किंसन ने इसी को जो है इसी से चेयर बनाने शुरू किए, शराब के लिए जो है बर्तन बनाने शुरू किए, ब्रेवरीज और डिस्टिलरी के लिए जो बर्तन बनाने शुरू किए। चूँकि यूरोप ठंडा देश है तो शराब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आयरन की पाइप बना डाली ताकि पानी की सप्लाई हो सके और दूसरे लिक्विड को ट्रांसपोर्ट किया सके। तो ये साहब थे जॉन विल्किंसन। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड डर्बी थे, अगेन अब्राहम डर्बी 3, इन्होंने जो है पहली बार आयरन का ब्रिज बनाया। कहाँ पे, कोलब्रुक डेल में। रिवर कौन सी है, सेवर्न रिवर पे। ये पहली बार थी जबकि जो है आयरन जो है इन्होंने ये लोहे का ब्रिज बनाया था। आप देख सकते हो ये पहला सा जो है पहला ब्रिज था जो कि उन्होंने बनाया था और बाद में ये पुल इतना पॉपुलर हुआ कि लोग बाकायदा सिर्फ इस पुल को देखने आते थे कि साहब लोहे का पुल कैसा होता है। और फाइनली इस गांव का नाम ही जो है कास्ट आयरन ब्रिज पड़ गया। मतलब ये गांव का नाम ही जो है आयरन ब्रिज पड़ गया क्योंकि ये आयरन ब्रिज इतना पॉपुलर था।
ठीक है। ये किसने बनाया था? तो तीसरे अब्राहम डर्बी ने बनाया था, ठीक है। इसी टाइम जो है लगभग विल्किंसन ने पेरिस में पहली बार जो है वाटर पाइपलाइन को जो है अरेंज किया था, और ये काम भी जो है विल्किंसन ने ही किया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे ब्रिटेन का एक बार जो फिर से हम मैप देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्रिटेन का मैप है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो पूरा ब्रिटेन में जो है आपको जो है आयरन और कोल इंडस्ट्री आपको भरी पड़ी मिलेगी, और जितने भी जो है माइंस हैं वो सारे के सारे जो है आपको ओशन के पास हैं। देख रहे हो, जो दूर भी हैं वहाँ कोई ना कोई रिवर है जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी। इस कारण इनको जो है सामान लाना ले जाना इनके लिए जो है, खासकर मेटल्स को जो है का मूवमेंट इनके लिए बहुत ईजी था। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा रहा ब्रिटेन के लिए कि इनका जो, चूँकि आपको ये पता है कोयला भी बहुत भारी होता है, और जो है लोहा जो है बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसका फ़ायदा ये था कि इनको जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। अब इसके कारण वो ईजिली जो है ट्रैवल कर पाए, सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर पाए, और इनका बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है। और हालत ये हुई कि 1800 से 1830 तक मात्र 30 साल के भीतर जो इनका आयरन का जो प्रोडक्शन था वो क्वाड्रिपल यानी कि 4 टाइम्स बढ़ गया, और इवन की जो प्रोडक्शन था वो सबसे सस्ता था। एक तो जो है प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा, और प्राइस जो है और कम कर डाली। 1820 में कच्चा आयरन बनाने के लिए 1 टन जो है बनाने के लिए लगभग जो है 8 टन इनको कोयला चाहिए होता था। 1850 तक क्योंकि नए इन्वेंशन हो रहे थे, सिर्फ 2 टन कोयला यूज़ करके ये जो है 1 टन जो है स्टील बना पा रहे थे। तो इसके कारण कॉस्ट प्राइस घट रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक बार फिर से जो है हम इन सारी चीज़ों जो भी डेवलपमेंट था उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जो है आयरन फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो अब्राहम डर्बी ने ब्लास्ट फर्नेस बनाया जिससे कि जो है आयरन की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो गई। अब्राहम डर्बी ने रॉट आयरन बनाया, ठीक है। हेनरी कोर्ट इन्होंने पुडिंग फर्नेस बनाया और रोलिंग मिल बनाया था, ठीक है। 1770s में विल्किंसन थे जिन्होंने आयरन चेयर्स, वैट्स, ब्रेवरीज और डिस्टिलरी के लिए वैट्स और आयरन की पाइप बनाई थी। 1779 अब्राहम डर्बी 3 ने आयरन ब्रिज बनाया था कॉलब्रुक डेल में, ठीक है। और जो है विल्किंसन ने जो है पहली बार फ्रांस में वाटर पाइपलाइन जो है अरेंज की थी, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन